थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सरफेस पे चलने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं। कई सारे बच्चे कल पूछ रहे थे मुझसे कि सर वो चीज़ अभी आपने नहीं पढ़ाई है, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको बोल देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो, आइसोट्रोपिक मतलब, आइसो का मतलब सेम, ट्रोपिक का मतलब क्या, रीजन। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जहां पर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज जो हैं, जो आप प्रॉपर्टी मेजर करते हो, किसी एक डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हो, या किसी एक डायरेक्शन में आप कंडक्शन मेजर करते हो, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में चारों तरफ मूव करने पर अलग अलग होता है। ठीक है ना, अभी समझाता हूं इसको, चिंता मत करो। चारों डायरेक्शन में मूव करने पर अलग अलग होता है। लेकिन यदि हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आइसोट्रोपिक। ठीक है, पहले मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूं उससे पहले जरा समझ लीजिए। जैसे अगर हम ये स्ट्रक्चर ले लें, ये ग्रेफाइट है। ठीक है ना, ग्रेफाइट में यदि आप ये चीज सोचो कि इस डायरेक्शन से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरे लेयर, दूसरे लेयर से तीसरे लेयर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब यहां पर इस साइड में प्रॉपर्टी कुछ और है, इस साइड में प्रॉपर्टी कुछ और है। इतनी बात समझ में आई। जैसे इसका एक एक्सपेरिमेंटल डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जब आप सीपीयू को खोलो, तो उसके अंदर ऐसे कुछ वर्टिकल दीवार टाइप की होती है, ब्लॉक्स लगे होते हैं। ये ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो यहां जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसके फंक्शन से निकलने वाली हीट को वो इधर ट्रांसफर नहीं करते, वो इसको इस डायरेक्शन में रेडिएट कर देते हैं। यानी इधर से थर्मल कंडक्शन नहीं हो सकता, इधर हो सकता है, इसीलिए वो हीट जो है बाहर फेंक देते हैं। मतलब यहां लिया गया ये पर्टिकुलर जो सब्सटेंस होगा, ये कैसा होगा, इसमें इस डायरेक्शन में अलग है, इस डायरेक्शन में अलग है। ठीक है ना, तो ये आपका किस टाइप का सब्सटेंस होगा, एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन। ये आपका क्रिस्टलाइन टाइप का सब्सटेंस होगा। यहां पर इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कुछ और है, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कुछ और है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो जरा सा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, सुनो जरा सा ध्यान से। मान लीजिए एक मार्च हो रहा है, कुछ सैनिक जो है एक मार्च कर रहे हैं, एक ऑर्डर्ड पैटर्न में मार्च होता है ये। ठीक है, ये मार्च चल रहा है। अब इस मार्च में आप निकलना चाह रहे हो, इस मार्च के बीचों बीच से। ठीक है ना, आप यहां से चालू किया आपने चलना, और आप इस मार्च के बीच से आराम से निकलकर इधर से इधर चले गए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अगर आप इस मार्च में इधर से इधर निकलना चाहो, ठीक है, इधर से इधर थप्पड़ पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, यानी इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एक तरह की है, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे तरह की है। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, ये कैसा अरेंजमेंट है, ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, जिसमें इधर से प्रॉपर्टी कुछ और मेजर होती है, इधर से प्रॉपर्टी कुछ और मेजर होती है। अब आप मैथ पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब जैसे आप एक बाजार है, बाजार मतलब जहां पर कोई भी ऑर्डर्ड पैटर्न नहीं है, खूब भीड़ लगी हुई है। ठीक है, इसमें यहां इधर रास्ते हैं, इस साइड से रास्ते हैं। ठीक, आप इस बाजार में पहुंचे और एक साइड से चिल्लाते हुए, "दुर्र, हमारे पास गाड़ी मर्सिडीज आ रही है हमारी, दुर्र", इधर से इधर निकले। ठीक है ना, खूब थप्पड़ खाया आपने। अगली बार इधर से इधर आप जाइए, आपको फीलिंग जो है ना तकरीबन में सेम आएगी। हर डायरेक्शन में जाने पर आपको प्रॉपर्टी के अंदर होने वाला वेरिएशन सेम टाइप का ही दिखेगा। आ रही बात समझ में? तो ये है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक की कहानी। आ गई होगी मेरी बात समझ में आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफेस के अंदर। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, इस पे सवाल पक्का आएगा। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है,
और अब जो कुछ चीजें इससे हट गई हैं वो चीज हम लोग फिलहाल नहीं देखेंगे, रिवीजन के वक्त देखेंगे। जैसे कैटलिस्ट है और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हट गई, तो उसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, अभी पहले पक्का पक्का कर लेंगे जो हमारे सामने आएंगी, जो अभी हटी नहीं सिलेबस से, उनको देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब एड्जॉर्शन, सरफेस में सबसे पहला जो चीज हमको पढ़नी है वो एड्जॉर्शन पढ़ना है। ठीक है, एड्जॉर्शन होता क्या है? जैसे आप एक कमरा ले लो, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा कमरा है और उस कमरे में मान लीजिए एक टॉक्सिक गैस जो है वो लीक हो गई है। ठीक है, एक कमरा है जिसके अंदर कुछ टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो लीक हो गई हैं। ठीक, यहां पर गैसेस लीक हो चुकी हैं कुछ, और हमें इस एनवायरनमेंट को क्लीन करना है कि जो गैसेस लीक हो गई हैं इसको हम यहां से हटाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर पाउडर्ड चारकोल, इधर हम चारकोल ला के रख देते हैं। ठीक है, चारकोल करता क्या है, इन गैसेस को अपनी सरफेस के ऊपर कलेक्ट करवा लेता है। जैसे ये है चारकोल, ठीक है, कार्बन, ये गैसेस इसकी सरफेस पर आकर कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर जो कलेक्ट होना है ये चीज कहलाती है क्या, एड्जॉर्प्शन। मतलब इस चारकोल के अंदर बल्क में ना जाना, एक सेकेंड, इस चारकोल के अंदर बल्क में ना जाना, अगर मॉलिक्यूल सरफेस पर है और अंदर भी है तब तो वो एब्जॉर्प्शन होता है, और यदि मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पर कलेक्ट हुए हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एड्जॉर्प्शन कहलाती है। ठीक है, एक बार आपने यहां से इसके ऊपर खूब सारी टॉक्सिक गैसेस कलेक्ट करवा ली, आप बाहर लेकर गए, अभी भी कुछ गैसेस यहां पर बची हुई हैं, आप बाहर गए, इसको किसी तरह से आपने इन मॉलिक्यूल्स को हटा दिया। कैसे हटा दिया, आप इस चारकोल के क्रिस्टल को गर्म करिए, इसको गर्म करिए, इससे एसोसिएटेड चीजों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और तब ये चारकोल फिर से पुरानी तरीके से कैसा हो जाएगा, इस पर कोई भी चीज अभी एड्जॉर्ब नहीं रहेगी, ऐसा चारकोल हो गया। ठीक है, आप वापस लाइए। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें यहां से आपका चीजें निकलकर बाहर आपने भगा दी हैं, चिपकना है एड्जॉर्प्शन। ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर से बाहर भागना जो है ये प्रोसेस कहलाती है डीजॉर्प्शन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है डीजॉर्प्शन। आ रही बात समझ में? मैं यहां पर दो बातें और आपको बता दूं, जो चीज इस सब्सटेंस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रही होती है उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट। ठीक है, और जो इनको एड्जॉर्ब करवा रहा होता है, जैसे चारकोल का ये जो ब्लॉक आपने लिया हुआ है जो इसको एड्जॉर्ब करवा रहा होता है, इसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। इसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ए जो है वो पहले आता है, मतलब जो ऊपर रहता है वो ए है, एड्जॉर्बेट, और ये है आपका एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जहां पर हम इस एड्जॉर्प्शन फिनोमेना का यूज देखते हैं। जैसे जो केरोसिन ऑयल आपको मार्केट में मिलता है, शायद आपने देखा हो इसको। ठीक है, केरोसिन ऑयल जो होता है उसका कलर यदि आप देखो तो वो कलर आपका ब्लू कलर का लिक्विड होता है। वैसे वो ब्लू इनिशियली नहीं होता, लेकिन सरकार ने चोरी रोकने के लिए कि सरकारी है ये ऑयल, इसके अंदर एक कंपाउंड मिला देते हैं, डाई मिला देते हैं, एक डाई मिलाते हैं जो डाई कहलाती है मेथिलीन ब्लू, जिस कारण से इस केरोसिन ऑयल का जो कलर है वो आपका कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का ये लिक्विड हो जाता है। ठीक है, अब आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो इसको कर सकते हो। आप यहां पर
एनिमल चारकोल डाल दो इसके अंदर। सर एनिमल चारकोल कहां से मिलेगा? आप एक काम करो, ये चल रहे हैं गणपति विसर्जन वाला समय चल रहा है, ठीक है, आपको नारियल मिल जाएगा। नारियल की जो ऊपर वाली सरफेस है ना, उसको छील लो, ठीक है ना, फोड़ने से पहले छीला ही जाएगा घर में, इसको छील लो, उसको जला दो, ठीक है। जलाने के बाद ये जो आया ना, ये चारकोल जो आया आपके पास, कार्बन, ठीक है ना, इसको इसके अंदर डाल दो और थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दो। आप देखोगे कि इसका जो ब्लू कलर है ये आपका डिक्लोराइज हो जाएगा, क्योंकि ये डाई के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपका इस सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, जिससे इसका जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो, जैसे जो भी आपका माइनिंग में लोग जाते हैं, वो माइनिंग में जो लोग जाते हैं ना, उनका जो मास्क होता है उसके अंदर भी क्या होता है, चारकोल भरा होता है, जो टॉक्सिक गैसेस को क्या करता है, आपका एड्सॉर्ब कर लेता है, जिससे दिक्कत नहीं होती। तो इस टाइप की चीजें का यूज हमें एड्सॉर्प्शन के अंदर, यहां यहां पर एड्सॉर्प्शन का यूज होता है इन जगहों पर। तो अभी तक हम लोगों ने 4 टर्म पढ़े, एड्सॉर्प्शन, जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको बताता हूं, एक सेकेंड बच्चों। जब कहीं पर एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन एक साथ होता है, ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं नोट करके लिख देता हूं कि बोथ, व्हेन बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन का मतलब समझ में आया, यहां पर भी रहेंगे और बल्क में भी, अंदर भी हर जगह पर मौजूद होगा। जैसे आप एक सोक पैड को पानी में डाल दीजिए, तो जो उसके पोर्स हैं, उस सारे पोर्स में क्या चीज चली जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे, ठीक है ना, वो प्रोसेस क्या है, एब्सॉर्प्शन है, ठीक। व्हेन बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस टुगेदर, then process is called sorption। तब प्रोसेस क्या कहलाती है, इधर लिखता हूं, प्रोसेस इज कॉल्ड sorption, ठीक है। तो ये बेसिक कहानी है एड्सॉर्प्शन के बारे में। अब एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, कोई भी चीज अपने ऊपर चीजों को एड्सॉर्ब क्यों करवा लेती है, इसके बारे में यदि सोचा जाए तो जो केमिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि ऐसा होता है कि ये वो सरफेस है जिस पर चीजें एड्सॉर्ब हो रही हैं। तो इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल ऐसा है जो बिल्कुल बीचों बीच में है या अंदर कहीं पर मौजूद है, उस पर चारों डायरेक्शन से लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा है, बिल्कुल हर तरफ बराबर है। लेकिन जो मॉलिक्यूल इसके अंदर अपर सरफेस पर मौजूद हैं, जो मॉलिक्यूल इसके अंदर अपर सरफेस पर मौजूद हैं, उन पर फोर्स जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इस पर एक रेसिड्यूअल अट्रैक्टिव फोर्स बचा होता है कि ये बाहर वाली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखते हैं। इसके अंदर बचा रहता है क्या, जो हमने शब्द बोला, ये शब्द क्या है, रेसिड्यूअल अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या खास बात होती है कि सामने यदि कोई गैस का मॉलिक्यूल यहां आएगा तो इसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी सरफेस वाले होते हैं वो, ठीक है, ये इनको घसीट सकते हैं अपनी तरफ।
हालांकि ये एक्सप्लेनेशन उतना सर्टेन नहीं है। इसका जवाब इस तरह के एक्सप्लेनेशन से बोला तो जा सकता है, लेकिन इसको क्वांटिफाई करना कि क्या है कैसे है, इस तरह से थोड़ा मुश्किल है। तो इसका जवाब देने के लिए यूज किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एक फॉर्मूला जो हम लोग ने देखा था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। और हम लोग ने एक चीज और पढ़ी थी, जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात और बताई थी। वो पहाड़ था जिससे पत्थर सरका रहे थे हम लोग। एक वक्त गिब्स फ्री एनर्जी लगातार डिक्रीज करती जा रही थी, एक वक्त इंक्रीज करती जा रही थी, याद है आपको? आप यहां पर खड़े थे। वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि किसी भी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी लगातार डिक्रीज करती जा रही है तो वो प्रोसेस हो जाएगी। वो प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। याद आया? और यदि डेल्टा जी किसी भी प्रोसेस का पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस उस डायरेक्शन में तो नहीं हो पाएगी, इधर से इधर नहीं हो पाएगी। यानी तब प्रोसेस होगी कैसी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो थर्मोडायनेमिक्स इसका जवाब कैसे देता है? इसका जवाब ऐसे देता है कि जब चीजें आकर यहां पर जुड़ रही हैं, इसके साथ गैसियस मॉलिक्यूल आकर बाइंड हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान वो एनर्जी बाहर फेंकेंगे। एनर्जी बाहर फेंकेंगे इसका मतलब इस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जो चेंज आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, वो आपका कैसा आएगा? निगेटिव। यानी ये टर्म कैसा है? निगेटिव। ठीक है। अच्छा, यदि हम इस टर्म के बारे में बात करें, एंट्रोपी के बारे में, ये भी मैंने आपको बताया था क्योंकि मुझे पता था कि इसका जरूरत बीच बीच में पड़ने वाली है। वो याद है, प्लेट में रखे थे कॉइन्स, याद है? तो यदि ये पूरे कमरे में गैस फैली थी तो ये ज्यादा रैंडमनेस थी इसके अंदर, या जब आकर इस सरफेस पर स्टिक कर गई तो ज्यादा रैंडमनेस थी? तो आप कहोगे कि जब ये पूरे वॉल्यूम में फैली थी ना तब इसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा थी। अभी तो एंट्रोपी क्या हो गई होगी? रैंडमनेस क्या हो गई होगी? डिक्रीज कर गई होगी। यानी चेंज, ये चेंज भी कैसा आएगा? निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव, यहां निगेटिव ऑलरेडी है तो ये टर्म निगेटिव है, और ये वाला टर्म कैसा हो गया है? पॉजिटिव। समझ में आ रही मेरी बात? यानी अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा न रखो, यदि आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा न रखो तो आपका ये जो स्टिक होने वाली प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आप दिन में यदि देखो तो डस्ट वस्ट कम रहती है घरों में, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है ना, रात के बाद सुबह उठोगे आप ना, तो आप देखोगे कि कहीं पर भी सरफेस को आप हाथ लगाओगे तो वहां धूल के कण जो हैं आपको मिलेंगे। ठीक है ना? उन्होंने क्या कर लिया, टेम्परेचर डाउन हुआ, एड्जॉर्प्शन क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस, और चीजों की सरफेस पर आकर वो चिपक गए। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कहानी है डेल्टा जी, डेल्टा एच और इससे। तो ये जो रेसिडुअल फोर्स वाली कहानी है वो ठीक तो है, लेकिन इतना एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है जितना एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपका थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एड्जॉर्प्शन को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, यानी मैं यहां पर बात करूंगा टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में। टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है। एड्जॉर्प्शन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ए है हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन। या इसी को एक नाम और दिया जाता है, और फिजिजॉर्प्शन। ठीक है। और
दूसरा है केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। दूसरा है हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन। क्या मतलब होते हैं इसको अभी देखते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन या बोला जाता है केमिजॉर्प्शन। ठीक है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है? यदि किसी सरफेस पर यदि किसी सरफेस पर कोई चीज आकर एड्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, और उस एड्जॉर्प्शन में यदि कोई केमिकल बॉन्ड बने, ठीक है ना, जैसे यहां पर ये जो गैसेस आकर इस कार्बन सरफेस पर एड्जॉर्ब हुई हैं, इसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना इन कार्बन के साथ, ठीक है ना। यहां पर क्या चीज है, कौन सा फोर्स है जो काम कर रहा है? वो फोर्स है वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है ना, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन। अगर आपका दो चीजों के बीच में एड्जॉर्प्शन के दौरान केमिकल बॉन्ड बन रहा हो तो वो केमिजॉर्प्शन है। और यदि ऐसा ना हो रहा हो, उनके बीच में सिर्फ क्या चीज हो, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, तो वो आपका कौन सा एड्जॉर्प्शन है? वो आपका फिजिजॉर्प्शन है। ठीक है। इसका मतलब अगर हम अंतर के बारे में बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो ये होगा कि ये आपका नॉट स्पेसिफिक होगा। ठीक है। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक, लैक ऑफ स्पेसिफिक नेचर। ठीक। मतलब ये मैं क्या यहां पर नॉट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि देखिए यहां पर अगर खूब सारी टॉक्सिक गैसेस भी भरी हों इस जगह पर, ठीक है, यहां पर मान लीजिए आपका अमोनिया है, आपका SO2 है, ये सारी गैसेस यहां पर हैं, तो कार्बन इसको दोनों को ही एड्जॉर्ब करवाएगा अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन बॉन्ड बनने के लिए तो आपका हर चीज के साथ बॉन्ड तो नहीं बना सकती, ठीक है ना। तो ये आपका स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी चीज फिजिकली एड्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। जबकि यहां पर आपका ये पर्टिकुलर चीज कैसी है, स्पेसिफिक है। कोई खास कंपाउंड किसी खास चीज के साथ ही केमिकल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। हर चीज के साथ केमिकल बॉन्ड बना नहीं सकती। जैसे जो भी मेटल होती हैं, उन मेटल के साथ इजीली क्या चीज बॉन्ड बना सकती है? मेटल के साथ ऑक्सीजन आराम से बॉन्ड बना सकती है, ठीक है ना, क्योंकि जनरली मेटल क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जो मेटल हैं वो जनरली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकती हैं। जो आपकी बात कर लें आप, पीटी, पीडी, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हम लोग ने देखे हैं किसके साथ बॉन्ड बना रहे थे? ये आराम से बॉन्ड बना रहे थे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। याद है आपको? ये वाली चीजें किसके साथ आराम से बॉन्ड बना रही थी? हाइड्रोजन के साथ। ठीक। तो ये सर्टेन जगहों पर स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लग जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम बात करें तो ये आपका मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर से मतलब ये है कि यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन तो काफी दूर तक भी लगते हैं, यहां पर ये आपका एड्जॉर्ब हो गए, तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर और मॉलिक्यूल आकर एड्जॉर्ब नहीं होंगे, बिल्कुल और मॉलिक्यूल भी आकर यहां पर एड्जॉर्ब हो सकते हैं। बट अगर हम यहां पर बात करें केमिजॉर्प्शन में, तो जरा सोचो बच्चों, अगर इसकी सरफेस खत्म हो गई, खत्म होने का मतलब यहां हमने बॉन्ड बना दिए, मॉलिक्यूल ने आकर इसके चारों तरफ अपने आप को इससे जोड़कर बॉन्ड बना दिया,
तो अब तो कोई सरफेस ही बाकी नहीं रही जिसके साथ ये बॉन्ड बना पाएगा, यानी ये पर्टिकुलर चीज जो है वो है कैसा, मोनोलेयर। ठीक। अच्छा, अगली बात, तीसरी बात देखो जरा सा। थर्ड पॉइंट है कि यदि हम डेल्टा एच के बारे में बात करें, डेल्टा एच, आप बताओ मॉलिक्यूल्स कब एक दूसरे के ज्यादा करीब आएंगे? जब वो प्रॉपर बॉन्ड बनाएंगे ना, तो वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे। और ये देखा गया है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का जो डेल्टा एच होता है वो होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक मोल यदि जुड़ रहे हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन यहां पर चूंकि ये काफी करीब आ जाते हैं, इस प्रोसेस में निकलने वाली एनर्जी होती है 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल तक। ठीक है ना? इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार आप चेक करिएगा एनसीईआरटी से, ठीक है ना? अच्छा, अगली बात, चौथी बात, चौथी बात ये है कि ये आपका इजिली रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल का मतलब, अगर प्रेशर आपने बढ़ाया, गैस एड्सॉर्ब हो गई, आराम से ये बॉन्ड टूट भी जाएंगे और ये वापस भी जा सकता है, दोनों साइड में प्रोसेस आराम से चल सकती है। बट यहां यदि बॉन्ड बन गए तो इसको दूसरी डायरेक्शन में इजीली रिवर्स कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कौन वाले को? केमिसॉर्प्शन को। क्योंकि इसके लिए अब आपको इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। ये हल्की सी हीट में ही बाहर कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, यहां पर तो प्रोसेस चल रही है, लेकिन यहां एक बार बॉन्ड बन गया तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये बॉन्ड टूटेंगे। मतलब ये होगा आपका इरिवर्सिबल। ये बात भी समझ में आ गई? अच्छा, इरिवर्सिबल हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास स्पेसिफिक और इधर नॉट स्पेसिफिक था, अगर हमसे कहा जाए कि बताओ कौन सी गैस, जैसे हमने कहा SO2 है हमारे पास, CO2 है हमारे पास, ठीक है, और कुछ मेथेन है हमारे पास। ये क्या हो गया? रुक जाना बच्चों। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर बात करते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो इसको तो बता ही देते हैं। देखो, SO2 है, CO2 और मेथेन है, ठीक है। आपको ये पूछा जाए कि बताओ इसके अंदर कौन सी गैस है जिसका फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? आपको लगाना है कि वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन का फोर्स किसमें ज्यादा होगा। तो वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन का फोर्स जो है ये आपका मॉलिक्यूलर वेट के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इधर आ गया 32, और ये भी 32, कितना हो गया 64, ये आपका 44, और यहां पर 12 और 4 16। मतलब एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट होगा वो इसके लिए ज्यादा होगा और इसके लिए कम होगा। कभी कभार वो ऐसा भी कह सकते हैं कि ए, बी और सी गैसेस हैं, ठीक है, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर का टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर का ये ऑर्डर है, ए का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, बी का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है और सी का क्रिटिकल टेम्परेचर और कम है। बताओ कौन सी चीज का एड्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा? तो देखो बच्चों, जिसके अंदर का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, जिसके अंदर का भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस भी ज्यादा लग रहे होंगे, और अगर कुछ आकर कार्बन की सरफेस पर स्टिक हुए तो ये अपने बाकी भाई बंधुओं को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मैंने यही चीज आपको सॉल्युबिलिटी में कही थी कि ऐसे सोचना है आपको, क्योंकि मुझे पता था कि इस चीज का यूज मैं आगे फिर करूंगा। कुछ अगर इस सरफेस पर स्टिक हुए तो अपने भाई बंधुओं को ये क्या कर लेंगे, घसीट लेंगे। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा,
उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, उसका एड्सॉर्प्शन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। यानी यदि मैं यहां पर ऑर्डर ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में लिखूं तो ऑर्डर ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा वो ये होगा कि ए का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, बी का कम और सी का एड्सॉर्प्शन और कम। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ बातें और हमें करनी है कि टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट होगा इन दोनों टाइप के एड्सॉर्प्शन पर, और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इसको मैं अभी देखता हूं। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर।